नमस्कार दोस्तों, आज हम मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मूड और अफेक्ट के डिफरेंस से। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक एग्जांपल से थ्रू दिखाया जा सकता है। मूड होता है वो एक इंटरनल एम्पलीफायर होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो स्पीकर में सुनाई देता है वो अफेक्ट, ऐसे समझ सकते हैं आप। मूड सस्टेंड रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को अफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो मूड क्या होता है? एक सस्टेंड इमोशनल एटीट्यूड है, जबकि अफेक्ट क्या है? पेशेंट्स इमोशनल स्टेट इज़ कन्वेड। जिस रूप में पेशेंट की इमोशनल स्टेट है वो हमारे को दिखाई देगी, वो अफेक्ट होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इससे आगे हम देखते हैं डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन के कोर फीचर हम बात करें तो इसमें से जो EMI, ये ध्यान रखिएगा। E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मूड, M मीन्स मूड एंड आई का मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें देखते हैं, तीनों ही कम हो जाती है, जिसमें इंटरेस्ट कम होना एनहेडोनिया, और मूड डिप्रेस्ड रहता है, एनर्जी कम हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी, वो कम हो जाती है। क्राइंग स्पेल्स होते हैं। फ्रेंड्स, इसको फीचर्स में कुछ स्पेशल है, जैसे एपेटाइट का कम होना, स्लीप का कम होना, ये सब डिप्रेशन में देखने को मिलता है। आगे एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में जब बताएंगे तो उनमें ये पूरा उल्टा दिखेगा, मतलब भूख बढ़ जाती है, ज़्यादा सोता है, ये सब। इसके अलावा पेशेंट की लिबिडो कम हो जाती है, खुद को गिल्टी फील करता है और सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये सब आता है डिप्रेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हर एक लाइन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको शुरू के 3 ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, क्राइंग स्पेल्स देखने को मिलती है, साइकोमोटर एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम आगे चलते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन इंडिया, वो है डिप्रेशन। और वर्ल्ड में पूछेगा तो आपको आंसर देना है एंग्जाइटी। ओके फ्रेंड्स, इंडिया में डिप्रेशन है, वर्ल्ड में एंग्जाइटी है। मेल और फीमेल में से ज़्यादा किसको होगा? तो उसका आंसर जाएगा फीमेल को। कितना? जैसे मेल से डबल उसमें होने के चांसेस जाता है। कौन सी एज पे ऑनसेट होता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको इसमें आंसर देना है मिडिल एज पे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेली अमॉन्ग्स्ट द ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा डिजीज एडजस्टेबल लाइफ ईयर, लिविंग ईयर जो है वो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ये डिप्रेशन ही आता है। पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा डेली किस में अफेक्ट होता है, तो आपको आंसर देना है डिप्रेशन। और उसके बाद सेकंड लीडिंग कॉज जो मेडिकल डिसऑर्डर्स में भी है, जो सिस्टमिक हार्ट डिजीज होता है वो फर्स्ट रैंक पे आता है, और उसके बाद जो आएगा सेकंड नंबर पे वो आएगा डिप्रेशन। तो आपको ये फ्रेंड्स ये सब ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, ये एक नॉर्मल मूड स्टेट है, जिससे थोड़ा सा डिप्रेस्ड है तो माइल्ड, फिर उससे ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो मॉडरेट बोलते हैं। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अगला जो आएगा वो होगा सीवियर डिप्रेशन, जो मूड कॉन्ग्रुएंट होगा और इसमें साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। तो मूड कॉन्ग्रुएंट कौन सा होता है? सीवियर। मतलब इसमें मूड कॉन्ग्रुएंट सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकेट्रिक का डिप्रेशन का मूड कॉन्ग्रुएंट फीचर्स हैं। तो ये 3 फीचर जो मैंने इसमें दिखाए हैं वो आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला है डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड कोटार्ड सिंड्रोम या निहिलिस्टिक डेल्यूजन। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में उसमें बताया है, आप उसमें से देख लीजिएगा, अच्छे से बताया गया उसमें। डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड कोटार्ड सिंड्रोम, ये तीनों चीज़ें हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन आता है कोटार्ड सिंड्रोम का, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी कि उसमें कोटार्ड सिंड्रोम में जो पेशेंट होता है उसको ऐसे लगता है कि जो खुद का या फिर किसी बॉडी पार्ट का, खुद के किसी बॉडी पार्ट का उसको दिखाई दे रहा है, फिर भी वो मानता है कि वो है ही नहीं। दैट इज मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज कोटार्ड सिंड्रोम। इसी को हम बोलते हैं निहिलिस्टिक डेल्यूजन। हाइपोमेनिया और मेनिया। मेनिया क्या होता है? एलिवेटेड मूड स्टेट होती है, जिसमें हाइपोमेनिया अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि इसमें क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जो मैनिक कंडीशन आती है
वो उसमें साइकोटिक सिम्टम्स दिखने को मिलता है, और उसका साइकोटिक सिम्टम होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ओके फ्रेंड्स, इसका क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बहुत ब्रीफ में और बहुत फास्ट बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा इसको। इसके अलावा आप देख सकते हैं एलिवेटेड मूड, एनर्जी, ईएमआई इसमें भी बढ़ जाती है। ईएमआई, एनर्जी, मूड एंड इंटरेस्ट, या फिर आइडिया ऑफ रेफरेंस, इरिटेबल मूड, ये सब आता है उसके दिमाग में, तो ये सब रहता है। स्पीच बढ़ जाता है उसका, आर्ग्यू, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है। ये ध्यान रखिए कि कई बार पिक्चर दे देता है पेशेंट आर्ग्यू कर रहा है नर्स से, और वो उसका भूख कम है, प्यास कम है, ये जस्ट अपोजिट है उसके जो एटिपिकल डिप्रेशन होगा। नॉर्मल डिप्रेशन में तो ये होता है। देखिए, डिप्रेशन और मेनिया दोनों में स्लीप और एपेटाइट कम हो जाती है, ये ध्यान रखने की बात है। आगे हम बात करते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि यदि डिप्रेशन के ही सिम्टम आ रहे हैं तो हम उसको यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं, और कितने होते हैं वो मोर देन 2 एपिसोड आ रहे हैं तो हम उसको यूनिपोलर डिप्रेशन मानते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर। ये देखिए एक नॉर्मल मूड स्टेट है जो स्ट्रेट लाइन खींची गई है ये वाली, और इसके ऊपर जो है वो है मेनिया, हाइपोमेनिया रहेगा, इसके नीचे है जो डिप्रेशन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स के टाइप देखते हैं, तो यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन जो यहाँ दिखाया गया है वो होता है बाइपोलर सेकंड, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अदर टाइप आएगा वो सारा बाइपोलर फर्स्ट में आएगा। तो हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर। आगे हम बात करते हैं कि रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर, ये क्या होता है। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि यह बाइपोलर डिसऑर्डर ही है जिसमें मोर देन 4 एपिसोड होते हैं एक साल में। एक साल में 4 से ज़्यादा एपिसोड आ रहे हैं तो हम उसको बाइपोलर सेकंड बोलेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर। जो रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर जिसमें मैंने बताया कि 4 से ज़्यादा एपिसोड आ रहे हैं एक साल में, तो हम उसको बोलते हैं रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर। इसमें हम डाइवाल्पोरेट देते हैं, डाइवाल्पोरेट इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। अगला आता है इन्वोल्यूशन। ये देखिए डिप्रेशन की अदर कंडीशंस है। इन्वोल्यूशनल मिलेनकोलिया वो एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। एटिपिकल डिप्रेशन है वो एक इस प्रकार से है कि इसमें जैसे हमने देखा ईएमआई घट जाती थी, इसमें ईएमआई घटेगी, लेकिन साथ में देखिए हाइपरसोमनिया होगा, ज़्यादा सोएगा, हाइपरफेजिया ज़्यादा खाएगा, और लेडन पैरालिसिस, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। लेडन पैरालिसिस इसका मतलब है कि लिम्स है वो ऐसा लगती है कि वजन हो गया और वो नीचे गिर रही है, मतलब पैर भारी हो गए ऐसा समझता है पेशेंट, दैट इज़ लेडन पैरालिसिस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से काफ़ी बार। आप उम्मीद करता हूँ आप इनको देख करके और लिखते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़। एनालिटिक डिप्रेशन, ये देखने को मिलता है बच्चों में जो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं क्योंकि उनको केयर गिवर नहीं मिलता है, इस वजह से जो डिप्रेशन होता है डेट इज़ एनालिटिक डिप्रेशन। रेने स्पिट्ज ने ये दिया था, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके आगे हम देखते हैं हाँ, ड्यूरेशन पूछा जाता है कि कितना ड्यूरेशन ज़रूरी है, तो ये एक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अच्छे से रटिएगा इसको। सबसे पहले हाइपोमेनिया 4 दिन, मेनिया 7 दिन, डिप्रेशन का 14 दिन होता है, और डिस्थाइमिया और साइक्लोथीमिया जो होता है वो 2 साल तक रहता है, तब हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो ईजिली डायग्नोस, जब अर्ली डायग्नोस कौन सा हो सकता है, दैट इज़ हाइपोमेनिया, और डिफ़िकल्ट या लेट डायग्नोसिस में होता है वो है डिस्थाइमिया और साइक्लोथीमिया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, पेरीपार्टम ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, पेरीपार्टम, ठीक है, वो क्या होता है कि बेबी ब्लू या फिर ब्लूज़ वो होते हैं 1 वीक में ही अपीयर हो जाते हैं 50% डिलीवरी में। तो ये पूछा सकता है सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो है बेबी ब्लू या फिर ब्लूज, ये सबसे ज़्यादा 50% में देखने को मिलता है। और सबसे कम पूछेगा तो आपको बताना है साइकोसिस, वो सबसे कम होता है, 2 वीक में आ जाता है, और 1 से 2 डिलीवरी में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन से क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में वो हम देखते हैं। सबसे पहला है डिलेड फेज ऑफ स्लीप वेक साइकिल। जो स्लीप वेक साइकिल है वो उसका अल्टर हो जाता है, बोले तो सर्केडियन रिदम बदल जाती है, ठीक है।
और दूसरा है बॉडी टेम्परेचर फ्लैटनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है कि इवनिंग में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इस हिसाब से होता है, लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा कि टेम्परेचर हमेशा इस हिसाब से रहेगा, हमेशा फ्लैट। एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल, इससे क्या होता है डिप्रेशन, आपको पता है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो बॉडी क्या करेगी, कॉम्पनसेट करेगी और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसको अदर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है फ्रेंड्स। एलिवेटेड कोर्टिसोल लेवल पे फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक इसका टेस्ट आता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, उसमें हम जांच सकते हैं कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं, मतलब HPA एक्सिस में प्रॉब्लम है या फिर बॉडी में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसको देखते हैं, आगे बताएंगे इसके बारे में। ये देखिए डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट आया है, जो हम क्या करते हैं सिंथेटिक डेक्सामेथासोन देते हैं इतने इतने टाइम पे पेशेंट को और कोर्टिसोल लेवल चेक करते हैं। तो जैसे हम बॉडी पे दे रहे हैं तो जो बॉडी का प्रोडक्शन है वो कम होना चाहिए, क्योंकि हम जो डिमांड थी वो हमने दे दी, लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सप्रेशन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि अदर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो सके। यदि ये सप्रेस नहीं हो रहा है तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा रहेगा, इसका मतलब डिप्रेशन ही इसका कारण है। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिप्रेशन में तीनों चीज़ें घट जाती हैं, जिसकी बात कर रहे हैं हम। सीरोटोनिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन दोनों घट जाते हैं, जबकि मेनिया में भी नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन दोनों बढ़ते हैं, लेकिन सीरोटोनिन का कोई रोल इसमें नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सीरोटोनिन का लेवल किस में अफेक्ट होता है, वो है डिप्रेशन में। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि कोई अपना प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति खो जाए, एम्बिवेलेंस बताया मैंने, इंटरेस्ट कम हो जाए, और एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स मीन्स इंट्रोजेक्शन बोलते हैं जिसको, कि गुस्सा दूसरे पे निकालने के बजाय खुद पे निकाल के रह जाता है, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। इन्फेंट मदर बॉन्डिंग रिलेशनशिप, जो माँ और बच्चे का रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटलाइज्ड बच्चों में डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन है। इसमें केयर गिवर भी मान सकते हैं कि इन्फेंट केयर गिवर बॉन्डिंग रिलेशनशिप कैसा होता है। अब देखिए कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के कॉग्निटिव ट्रायड को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, किसने दिया, एरन बेक ने दिया था। क्या दिया था, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। देखो वर्थलेस वो समझता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, मतलब मैं कुछ मतलब फालतू हूँ। हेल्पलेस मीन्स वो खुद को समझता है कि मैं असहाय हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, ना मेरी कोई मदद कर सकता है। तो ये दोनों आ गए, हेल्पलेस और वर्थलेस। होपलेस होना बहुत नुकसान है, ऐसा बोलते भी है फ्रेंड्स। एक आपको बता दूं, कभी भी आप भी होपलेस मत होइएगा। यदि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो कोशिश कीजिएगा अगले एग्ज़ाम में ज़रूर आप क्वालिफाई होंगे, ऐसा प्रयास करते रहिए। होपलेस होकर बैठने से बेटर है कि आप होपफुल रहिए, क्योंकि आपको बैठना ही है तो कोई मतलब नहीं है। आप होपफुल रहेंगे तो आप उसके लिए कुछ करेंगे भी। होपफुल होना इसलिए ज़रूरी है, हेल्पलेस होना ही सुसाइड का सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टर है। उसके जो होपलेस होता है उसका लग जाता है कि वो सुसाइड कर सकता है, और सुसाइड करना एक क्राइम है, एक ऐसे बोलते हैं कि कायर का काम है। तो फ्रेंड्स आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा स्क्रीन में कट गया है, मैं बताता हूँ आपको। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एंटी डिप्रेसेंट है वो है SSRI। SSRI है वो एंटी डिप्रेसेंट सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली है, और फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट भी कौन सी है, SSRI। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और क्यों, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं औरों की मतलब अच्छे मतलब ट्रीट किए जा सकते हैं, कम होते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो उसका एक देखिए इसी चेंजेस देखने को मिलता है, सब प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, QRS, PR और QT इंटरवल, इसलिए आपको ये इसकी टॉक्सिसिटी होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है इसमें।
हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, IV सोडा बाइकार्ब देते हैं। ओके। और देखिए फ्रेंड्स, इसके ज़्यादा मोस्ट कॉमन हम देखें तो इसको एब्रप्टली जो है स्टॉप नहीं करना चाहिए, ट्राइसाइक्लिक SSRI को, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को, और चाहे वो कोई सी भी हो। उससे क्या होता है, इसको धीरे धीरे टेपर करना चाहिए। ओके। डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट की बात करते हैं तो वो होता है फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, तो ये सब देखने को मिलता है। इसलिए पेशेंट को यदि एब्रप्टली क्वेश्चन आता है कि एब्रप्टली स्टॉप किया है एंटी डिप्रेसेंट, तो आप उसमें कौन सा सिम्टम देखेंगे? ये दे देंगे आपको वेट गेन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, नोजिया और कोई एक और, तो आपको उसमें से नोजिया चुनना है, ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंसी है ना इसलिए। ECT भी करते हैं। इसके अलावा आप कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये भी इसमें किया जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। सेकंड का ध्यान रखना है जिसमें हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन होता है, मतलब मेनिया इतना भारी नहीं होता है, डिप्रेशन इसमें ज़्यादा होता है। आगे हम देखते हैं क्राइटेरिया। मैंने बताया था मेनिया के लिए क्राइटेरिया 7 दिन है, हाइपोमेनिया के लिए 4 दिन है। ये दोनों लाइन आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सीवियर मेनिया हो चाहे एक्यूट मेनिया हो, दोनों के लिए आपको एंटीसाइकोटिक दी जाती है। ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या देते हैं? प्रेगनेंसी में हम क्या प्रेफर करते हैं वो है, देखिए एंटीसाइकोटिक्स ही दी जाती है केवल। इन प्रेगनेंसी प्रेफर एंटीसाइकोटिक्स ओनली। और जबकि अदर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक्यूट मेनिया में क्या कॉम्बिनेशन दिया जाता है, लिथियम, केवल लिथियम दे दिया, या फिर वालपोरेट और एंटीसाइकोटिक दी जाती है, रिसरपेरिडोन और क्लोजापिन। ठीक है। वालपोरेट हम क्यों नहीं दे रहे इसमें प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये होती है टेरेटाजोनिक। ठीक है, मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज कर देगी जो एम्ब्रियो है उसमें। और लिथियम होता है वो एपोस्टिन एनोमली करती है। इस वालपोरेट है वो कौन सी टेरेटाजोनिक है, वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फ्रेंड्स ऑब्स्टेटिक्स के लिए भी अच्छा है ये कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसमें कर सकती है वालपोरेट, इसलिए ये दोनों चीज़ें नहीं दी जाती है। आगे बात करते हैं हम। फ्रेंड्स यही मेरा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी, कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आया, इसलिए मैंने इसको वापस रिवाइज किया है, सॉरी। और उम्मीद करता हूँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके हमारे फ्रेंड्स जो हमारे दूर दूर बैठे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन तक इनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो भाई भी, वो फ्रेंड्स भी हमारे देख सकें, पढ़ सकें और कंपटीशन कर सकें। ठीक है। उनका सिलेक्शन होगा तो वो न केवल आपको, न केवल मुझे, बल्कि आपको भी दुआएं देंगे कि आपने ही चैनल सजेस्ट किया। इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।